So let's say that, like, suppose I define here class demo. Then here I define a member variable int a, and your parameter variable like demo, it is also contain int a. तो यहाँ पर आपका member variable और parameter variable का नाम same है. Now for initializing the member variable with parameter variable, a is equals to a. So now there is a confusion. Which one is a member variable and which one is a parameter variable? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका member variable and parameter variable name both are same. तो यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू इनिशियलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा ना, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा. सो दिस डॉट ए, सो दैट यहाँ पर मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करने के लिए दिस कीवर्ड यूज किया जाता है. तो अगर हम दिस कीवर्ड नहीं यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका जो डिफॉल्ट वेरिएबल का जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो इनिशियलाइजेशन हो जाएगा और दैट इज 0. तो इसलिए क्या होता है, अगर हम मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करने के लिए और मेंबर वेरिएबल को शो करने के लिए यहाँ पर दिस कीवर्ड यूज किया जाता है. दिस डॉट ए इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स दिस रेफर्स टू द मेंबर वेरिएबल. वो मेंबर वेरिएबल को रेफर करता है. तो नाउ इट इज ए वन एग्जाम्पल. ओके, तो यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ. जस्ट अ मिनट.
तो यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम दिखाते हैं। I save it as student 10. The class student 10 int id string name. So here we define two variable int id and string name. Then now in the constructor also we define int id string name. तो देखो यहाँ पर जो मेंबर वेरिएबल है यहाँ पर int id और स्ट्रिंग नेम है, और जो पैरामीटर वेरिएबल है यहाँ पर कंस्ट्रक्टर यूज किया गया, पैरामीटर वेरिएबल है int id एंड स्ट्रिंग नेम। तो यहाँ पर मैंने id इक्वल टू id और नेम इक्वल टू नेम डाला। तो यहाँ पर एक डिस्प्ले फंक्शन यूज किया गया, वो डिस्प्ले फंक्शन में क्या दिखाएगा ना, आपका id और नेम यहाँ पर शो करेगा। तो मेन मेथड में मैं क्या किया ना, जो स्टूडेंट 10 जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू स्टूडेंट 10। ओके, जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब आपका क्या होगा ना, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये 111 आईडी यहाँ पर स्टोर होगा और ये जो करण है यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। यहाँ से आकर आपका आईडी इक्वल टू आईडी, नेम इक्वल टू नेम में स्टोर होगा। और जब हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, एस डॉट डिस्प्ले फंक्शन, एस टू डॉट डिस्प्ले फंक्शन, देन ये दोनों वैल्यू आपको शो करेगा, आईडी और नेम। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, आपका जो आईडी और नेम जो है वो आपका इंफॉर्मेशन शो नहीं करेगा। व्हाई ये शो नहीं करेगा? बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो आईडी और जो नेम है ये दोनों आपका क्या है ना, सेम हो गया। आईडी इक्वल्स टू आईडी, नेम इक्वल्स टू नेम। तो कंपाइलर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज होने के बाद वो क्या करेगा, जो आईडी है, ओके आईडी क्या है ना, इंटीजर है, तो इंटीजर का जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो स्टोर करेगा। और जो नेम है जो स्ट्रिंग, उसका डिफॉल्ट वैल्यू जो है नॉल, वो नॉल शो करेगा। सो लेट रन द प्रोग्राम। तो हम ये प्रोग्राम रन करते हैं। तो अभी हम मूव करते हैं डी ड्राइव, डी कॉलोन एंटर। जावा सी स्टूडेंट 10 डॉट जावा। तो यहाँ पर आपका वैल्यू शो करेगा। देखिए यहाँ पर क्या शो करता है, देन मैं अभी प्रोग्राम चेंज करके आपको शो करूंगा। ओके देखो, इंटीजर के लिए यहाँ पर 0 दिखाया और स्ट्रिंग के लिए नॉल, क्योंकि यहाँ पर कंपाइलर कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा वैल्यू आपका मेंबर वेरिएबल है और कौन सा वैल्यू आपका पैरामीटर वैल्यू है। तो जस्ट अ मिनट।
So now I have to just change here, जो id के जगह पर अभी हम यूज करेंगे this dot id this dot name. ओके, सो दिस डॉट id इक्वल्स टू id, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम. तो यहाँ पर हम जब एग्जीक्यूट करेंगे देखो यहाँ पर हमारा वैल्यू आ गया. समझ में आया अभिमन्यु? Yes, sir. सो दिस रेफर्स टू द मेंबर वेरिएबल. और यहाँ पर अगर वेरिएबल का नाम हम डिफरेंट देंगे वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. लेकिन ज्यादातर क्या होता है, हम जितना ज्यादा वेरिएबल का नाम देंगे सो फॉर मेंटेनिंग दैट इट गिव्स ए कंफ्यूजन. सो दैट ज्यादातर केसेस में हम कुछ सेम नेम यूज करते हैं, लेकिन उसको आइडेंटिफिकेशन और मेंबर्स को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए दिस कीवर्ड यूज किया जाता है. Next example of this keyword is what? Now this method, another is this method. This method can be used to invoke a current class constructor. एक क्लास कंस्ट्रक्टर को अगर दूसरे क्लास कंस्ट्रक्टर में हम कॉल करेंगे तो हम दिस मेथड यूज करेंगे. सो दिस मेथड इज यूज टू कॉल one class constructor into the another class. Okay, so this method is used to call the constructor, one class constructor into the another class. So now check here. Student 13. ये प्रोग्राम देखिए, ये
Okay, so now check student 13 id and name. Here we define a constructor. Okay, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर है, ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है विदाउट पैरामीटर. यहाँ पर एक है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आईडी अनस्ट्रिंग नेम. तो देखो ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करने के लिए यहाँ पर हमने यूज किया दिस मेथड. और नॉर्मली जो दिस डॉट आई डी इक्वल्स टू आई डी, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, जो मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करने के लिए यूज किया गया. ओके, सो नाउ आई रन द फाइल हियर. ये जो दिस मेथड है इट इज ऑटोमेटिकली कॉल द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया. यहाँ पर मेन मेथड में हमने किसको कॉल किया? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. स्टूडेंट 13 e1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट 13. So I pass the parameter 111 current and 222 Aryan. So these are the two values initialized where in ID and name. तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो गया. यहाँ से आकर आपका आईडी और नेम, आपका जो मेंबर वेरिएबल है यहाँ पर स्टोर हो जाएगा. और जब हम डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे ये आईडी और नेम ये दोनों दिखाएगा. बट when you are creating a object of class, at that timing first it will call this method. So this method means it call the default constructor first. So anytime you have to create a object of class and use this method, so for both two object this default constructor is called. दोनों के लिए default constructor call होगा. So let's see the example. Java C, Java. See there. So in this output, so as you are using this method, दिस मेथड यूज किए तो दोनों बार ये आपको दिखाया क्या? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. और यहाँ पर आपको दिखाया वैल्यू 111 करण एंड 222 आर्यन. क्लियर? Yes, sir. That is the work of this method. So next example is what? This one is only use of this. By using of this, you can call one function into another function. एक फंक्शन को हम दूसरे फंक्शन में कॉल कर सकते हैं by using of this. So how it is happened? Let's check here. The void m, यहाँ पर m फंक्शन हमने डिफाइन किया. उसके बाद यहाँ पर देखिए n फंक्शन है. तो यहाँ पर m फंक्शन को n फंक्शन में कॉल करने के लिए यहाँ पर this कीवर्ड यूज किया गया, this डॉट m. इसका मतलब क्या है ना, m फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल किया. देन void p, इसमें क्या होगा ना, मैंने n फंक्शन को कॉल किया. तो देखो यहाँ पर तो this कीवर्ड नहीं यूज हुआ. तो m फंक्शन को n फंक्शन में कॉल करने के लिए तो we are using this keyword. Now when I want to call the n function into p, there is no, you are not using the this keyword. So it's saying that when you call one function into the another function, when you call this dot m, in that cases first time you have to use this keyword. एक ही बार हमको this keyword यूज करना पड़ेगा. फिर ये जो फंक्शन को दूसरा फंक्शन में कॉल करने के लिए this keyword again यूज नहीं करना पड़ेगा, because the compiler automatically use this keyword for you. Once you are using this keyword, that means
you call one function into another function, but in the next time when you call this function into another function, there is no need to use of this keyword. It is automatically it is called. So that is the use of this keyword. Clear? सर तब मतलब अगर मैं यहाँ m को भी कॉल करूँ तब भी दिस कीवर्ड का यूज नहीं होगा, मतलब कितने भी फंक्शंस बना लूं, अगर एक बार कॉल कर दिया दिस कीवर्ड को तो वापस नहीं यूज करना। हाँ, वापस यूज टाइम नहीं करना पड़ेगा। आप जितने बार जिस फंक्शन में जिसको कॉल करना है आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, बट आपको सिर्फ एक बार यूज करना पड़ेगा। ओके, अच्छा हो गया इस फंक्शन। लेट मी चेक। So this is the example. Now I run the file. n में m को कॉल किया, पर p में कॉल जब हम करेंगे यहाँ पर यूज नहीं होगा। सो see there, this showing you method is invoked। तो पहले क्या हुआ देखो, तो पहले हम p फंक्शन को कॉल किए। p फंक्शन क्या करेगा ना, n फंक्शन को कॉल करेगा। n फंक्शन किसको कॉल करेगा ना, m फंक्शन को कॉल करेगा। इट्स शोइंग यू मेथड इज इन्वोक्ड। ओके, यस सर। so now I move for another part। static, the variable that is defined inside a class is called as member variable। This variable is of two types। One is member variable, and this member variable is of two types। One is static variable, another is instance variable। तो स्टैटिक और इंस्टेंस में डिफरेंस क्या है? हम जब व्हीकल यूज करेंगे तो वो व्हीकल में दो तरीका का मीटर रहता है। एक है ट्रिप मीटर और एक रहता है क्या ना, आपका परमानेंट मीटर रहता है। ट्रिप मीटर के मदद से हम एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं और हमारा व्हीकल का रिजर्व कितना पेट्रोल रिजर्व रहता है, उसको एनालाइज करने के लिए हम ये यूज करते हैं। लेकिन जो परमानेंट मीटर है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन हमारे पास प्रेजेंट रहता है। ट्रिप मीटर
खत्म हुआ डिस्टेंस, फिर हम इसको रीसेट कर देते हैं 0। लेकिन जो परमानेंट मीटर होता है वो बार बार रीसेट नहीं होता है। तो वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इनसाइड आवर क्लासेस, it is of two type. One is instance variable, another is static variable. तो इसका काम क्या है? Let's see that. Okay. The variable defined inside a method is called as the method के अंदर जो variable हम define करेंगे उसको बोला जाएगा local variable. Local variable का scope limited रहता है and वो सिर्फ वही मेथड में यूज हो सकता है। आउटसाइड ऑफ द मेथड आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। So in the outside of method you cannot use it, but जो मेंबर वेरिएबल होता है वो मेंबर वेरिएबल आपका दो तरीका का होता है, एक है स्टैटिक वेरिएबल, अनदर इज इंस्टेंस वेरिएबल। जो भी वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे, देखो यहां पर एक नया फील्ड मैं यूज करता हूं, क्लास डेमो INT A। तो ये जो वेरिएबल होता है ना, ये इसको बोलते हैं मेंबर वेरिएबल, और इसको बोला जाता है, यू कैन से लाइक इंस्टेंस वेरिएबल। जो वेरिएबल आपका एक फंक्शन में डिफाइन होता है इसको बोला जाता है क्या ना, आपका मेंबर वेरिएबल, सॉरी लोकल वेरिएबल, INTC इसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का स्कोप वो लिमिटेड रहता है एंड वो सिर्फ वही मेथड के अंदर यूज हो सकता है। लेकिन ये जो मेंबर वेरिएबल है थ्रू आउट द क्लासेस ये यूज हो सकता है। तो ये जो वेरिएबल आप डायरेक्टली जो डिफाइन करते हो इसको बोला जाता है इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी ये वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइजेशन होता है। देन व्हेन यू आर क्रिएटिंग अनदर ऑब्जेक्ट, then again it is deallocated from memory, मेमोरी से चला जाता है फिर से नया मेमोरी आ जाता है। ये वेरिएबल का वैल्यू चेंजेस होता रहता है। जब तक आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तब तक आपका वैल्यू प्रेजेंट है। जब तक आपका ऑब्जेक्ट का वर्क खत्म हो गया और एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तब तक और एक वैल्यू इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। मतलब मैंने सिनेमा देखने के लिए मूवी का टिकट खरीदा 3 से 5, तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, जो टिकट है वो ऑब्जेक्ट है, मुझे सीट नंबर 45 एलोकेट किया गया।
फिर 5 से 7 वही 45 नंबर दूसरे आदमी को, दूसरा ऑब्जेक्ट को अलोकेट हो जाता है, दूसरे पर्सन को अलोकेट हो जाता है. So that is a instance. So that variable value is exist as long as the object is exist. Then यहां पर एक वैल्यू हम यूज करते हैं स्टैटिक. स्टैटिक INTB. So what is the work of it? When you define a variable as static, then the variable value is exist as long as your class is loaded. जब तक आपका क्लास प्रेजेंट रहता है तब तक वो वैल्यू सस्टेन करता है. मतलब मेरे पास जो व्हीकल है, मोबाइल फोन है, इट बिलोंग्स टू मी ओनली. जब तक खराब नहीं हो जाता है, जब तक मैं उसको भेज नहीं देता हूं, तो इट इज प्रेजेंट. हमारा घर जहां पर रहते हैं, योर ओन होम, दैट इज ऑल्सो स्टैटिक. जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसका घर वहीं पर रहता है और इट बिलोंग्स टू हिम ऑल्सो. स्टैटिक वेरिएबल इज लाइक दैट. as long as your program is present, तब तक आपका वैल्यू रहेगा. आप जितना भी ऑब्जेक्ट बना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये जो स्टैटिक यूज अगर आप करोगे तो यहां पर आप जैसे कि कितना बच्चे कॉलेज में एप्लीकेशन भर रहे हैं उसका काउंटिंग कर सकता है. वो बार बार चेंजेस नहीं होगा. सपोज और एक एग्जांपल मैं लेता हूं, टैक्सी वाला. मैंने एक लोकेशन को दूसरे लोकेशन में जाना है, तो जो मीटर रीडिंग हुआ उसके हिसाब से मैं पैसा दूंगा. फिर और एक कस्टमर आया, फिर से सपोज 5 किलोमीटर गया, उसको मीटर डाउन करेगा, जीरो में कन्वर्ट करेगा, फिर डिस्टेंस कवर करेगा. लेकिन और एक परमानेंट मीटर रहता है जो मालिक क्या करता है ना, उसको लिख कर रखता है. आज दिन भर कितना डिस्टेंस कवर हुआ उसके हिसाब से वो पैसा कलेक्ट करेगा ड्राइवर से. ये जो मेन मीटर होता है, तो दैट इज अ स्टैटिक मीटर, दैट एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड. बट इंस्टेंस क्या होता है, हर एक कस्टमर के लिए होता है. मैं आया, मैं देखा, पैसा दे दिया, उबर जीरो, देन अगेन और एक पर्सन आ गया, फिर गया, उसका रीडिंग अलग रहेगा. लेकिन ये जो सारा आदमी का जो कलेक्शन है वो मेन मीटर में रिकॉर्ड हो जाता है. तो वहीं से ओनर का पता चल जाता है आज का कलेक्शन क्या रहेगा. So that is the work of your static variable. So now I show the example, then it is clarified all this concept. Excuse me.
So now check here. पहले इस प्रोग्राम में मैं एक स्टैटिक को हटा देता हूं. int count then public static ex. So it is a constructor. Class name and constructor name is same. यहां पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन किया काउंट. तो नेक्स्ट मैं एक क्लास जो है स्टैटिक ex उसका ऑब्जेक्ट बनाया. तो as you know that when you are creating a object of class at that timing constructor is called. यहां पर कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा. जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये जो काउंट का जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा 1. ओके, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू में यहां पर कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइजेशन नहीं किया, सो दैट 0 इज इनिशियलाइज हियर. यहां पर 0 इनिशियलाइजेशन हुआ. तो 0 + 1 यहां पर 1 हो गया. मतलब यहां पर आपको 1 दिखाया. उसके बाद जब हम i डॉट काउंट करेंगे तो यहां पर 1 दिखाया. फिर से दोबारा मैं और एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टैटिक j इक्वल्स टू न्यू स्टैटिक ex. j डॉट काउंट. तो दोबारा ये वैल्यू क्या होगा ना, री इनिशियलाइजेशन हो जाएगा. मतलब जो 1 इनिशियलाइजेशन हुआ था फिर से री इनिशियलाइजेशन हो जाएगा. तो 0 0 + 1 फिर से 1 दिखाएगा. मतलब ऊपर 1 दिखाएगा और नीचे भी आपका 1 दिखाएगा. मतलब 2 बार आपका वैल्यू क्या हुआ, री इनिशियलाइजेशन हो गया. तो इसका आउटपुट एक बार दिखाते हैं. तो यहां पर 1 और 1 दोबारा दिखाया. लेकिन मैं यहां पर एक काम करता हूं, यहां पर मैं स्टैटिक यूज करता हूं. तो यहां पर स्टैटिक कीवर्ड यूज किया गया. अभी हम रन करते हैं इसको. पहले जब ऑब्जेक्ट बनाया कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, काउंट वैल्यू इज इंक्रीमेंट टू 0 + 1 इज 1. फिर से जब ऑब्जेक्ट बनाया फिर क्या होगा ना, फिर से दोबारा इनिशियलाइजेशन हो जाएगा. 1 + 1 जो 1 था वो री इनिशियलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि यहां पर हम स्टैटिक डिफाइन किए हैं, वो मेमोरी में रहेगा. तो यहां पर दूसरा बार जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहां पर 1 + 1 2 होकर यहां पर आपको डिस्प्ले करेगा. क्लियर, समझ में आया अभिमन्यु? यस सर. तो ये हो गया आपका स्टैटिक का एग्जांपल. मतलब स्टैटिक यूज करने से आप जितना बार ऑब्जेक्ट बनाओ तो आपका वेरिएबल का जो वैल्यू है वो बार बार रीइनिशियलाइजेशन नहीं होगा और वेरिएबल का वैल्यू प्रेजेंट रहेगा जब तक आपका प्रोग्राम प्रेजेंट है. सो नेक्स्ट we have to go for operators. The operators in Java.
So Sam needs to calculate the number of attempts which the user gives the correct answer from a jumbled word. The application should validate the user input. The application should increment the counter by 1 each attempt user provided by the incorrect input. तो ये कैलकुलेशन करने के लिए हमको एक ऑपरेटर चाहिए. An operator is a special method, or it is a special symbol that is combined with one or more operands. Operator is a special symbol that is combined with one or more operand. Like here, x and y is called as the operand, plus is called as the operator. X and y is called as the operand, plus is called as the operator. Operand means through which or from which value you go for calculation. और यहाँ पर एक ऑपरेटर यूज किया जाता है. So in Java, there is 8 type of operator we're using: arithmetic operator, assignment operator, comparison operator, logical operator, then unary operator, bitwise operator, shift operator, ternary operator. So these are the different type of operator we're using. In arithmetic operator, so you are also familiar with it, like plus for adding the number, minus for subtract, then multiply, divide, then we're using modulo, which is used to show the remainder part. Plus for adding a number, minus for subtract, multiplication, multiply the number, then divide a number, then modulo is used to showing the remainder part. Then we use simple assignment operator and another is complex assignment operator. Okay, next comes to the assignment operator. Assignment operator, basically it is used to assigning a value. So this assignment operator is of two types. One is simple, another is complex. So what is that actually? So when I pass a is equals to 5, that means in the a I have stored 5. It is an assignment operator, and this is called as the simple assignment operator. Simple assignment operator. So next is complex assignment operator, like a plus equals to 5. It is a complex assignment operator. It means a is equals to a plus 5. It is a complex assignment operator. Simple, a is equals to 5. Complex, a plus equals to 5. So there are multiple complex assignment operator is present. So it is called as the complex assignment operator.
प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू डिवीजन इक्वल्स टू modulo equals to multiplication equals to, so these are all are called as the complex assignment operator, simple assignment operator and complex. Okay, so this is called as the shorthand notation for the bigger element. इसको बोला जाता है शॉर्ट हैंड नोटेशन, मतलब a प्लस इक्वल्स टू 5 ये शॉर्ट हैंड है. अगर हम इसको लेंथी प्रोसेस में लिखेंगे और फुल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू a प्लस 5, a प्लस इक्वल्स टू 5, a इज इक्वल्स टू a प्लस 5 इज ए complex assignment operator we're using. Okay, so ये हो गया कॉम्प्लेक्स. जो नेक्स्ट जो ऑपरेटर है तो आपको नेक्स्ट क्लास में कल इसको पढ़ाऊंगा. ओके ओके सर. ठीक है, चलो.